नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, वर्तमान का जो समय है कोविड का, वो बहुत ही नकारात्मक समय है। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। परिस्थितियां कोई भी हों, हमें अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखना चाहिए। उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आज लेकर आया हूँ पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास थर्ड को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण कैसे हुआ, हमने कब अपनी प्रस्तावना को अंगीकृत किया है, साथ ही साथ जो शब्द प्रस्तावना में बताए गए थे उनको उनका जो डिटेल में अध्ययन है वो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। आज की क्लास के जो हमारे टॉपिक हैं वो निम्न प्रकार हैं। हमारा पहला टॉपिक है, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है या नहीं। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा। फिर हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। हम प्रस्तावना को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। अगर संशोधन कर सकते हैं तो कितनी बार संशोधन अभी तक किया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लिखित व अलिखित संविधान क्या होता है। और उसके बाद हम जानेंगे, लास्ट हमारा टॉपिक होगा संसदीय और अध्यक्षीय लोकतंत्र। संसदीय व अध्यक्षीय लोकतंत्र क्या होता है, हमारे यहाँ किस प्रकार का लोकतंत्र है, सभी चीज़ें इस पॉइंट में हम जान रहे होंगे। अध्यक्षीय लोकतंत्र। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी क्लास को। गाइस, सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको डिटेल में समझना होगा उसे। क्या प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। अंग है या नहीं। साथियों, इस मुद्दे को लेकर, इस टॉपिक को लेकर हमारे संविधान, हमारी जो न्यायालय थी उसमें बहुत ज़्यादा बहस हुई कि संविधान प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है या नहीं। कौन कौन से कुछ प्रमुख हम बात के बारे में जानेंगे, जिन बातों से हमें पता चलता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना अंग है या नहीं। तो आइए जानते हैं सारी चीज़ों को एक एक करके। एक तरफ हम लिखेंगे तो सबसे पहले डालेंगे हम बाद, जो मुकदमा हुआ था। बाद, उसके बाद जिस बात पर बहस की गई उस मुकदमे में, उसको हम जानेंगे। साथ ही साथ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका निर्णय क्या था। लास्ट में हम जान रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो कौन किस प्रकार से दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात की 1960 में आया था, याद रखेंगे आप, 1960 में ये बाद आया था। ठीक है, बेरूवादी बाद। आपके लिए केवल इसकी डेट याद रखनी इंपॉर्टेंट है, कब आया था 1960 में, कौन सा था, बेरूवादी बाद। इस मुकदमे में किस बात पर बहस होती है, इसमें मुकदमे में इस मुकदमे में बहस होती है निम्नलिखित बात पर। कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के केवल विचारों को प्रकट करती है। हमारे संविधान निर्माताओं के केवल विचारों को प्रकट करती है। कल भी मैंने आपको बताया था प्रस्तावना क्या करती है, जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके विचारों को प्रकट करती है। तो प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के केवल विचारों को प्रकट करती है। यह यह ना तो संविधान को शक्ति देती है, ना तो संविधान को शक्ति देती है, ना तो संविधान को शक्ति देती है,
और ना ही संविधान से शक्ति लेती है, और ना ही शक्ति लेती है। तो पहला हमारा बात कौन सा था भाई? पहला हमारा बात था बेरूवादी बात। इसमें किस चीज़ पर बहस की गई? इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान निर्माताओं के केवल विचारों को प्रकट करती है। बिल्कुल ठीक बात है। साथ ही साथ इन्होंने कहा ना तो ये संविधान को शक्ति देती है और ना ही संविधान से शक्ति लेती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया इसमें कि भाई जब ना शक्ति लेती है, ना शक्ति लेती है, ठीक है, और ना देती है, ना शक्ति देती है, तो फिर प्रस्तावना क्या है? हमारे संविधान का अंग नहीं है। अतः प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं है। तो 1960 में जो बेरूवादीवाद आया था उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, नहीं है संविधान का अंग। फिर नेक्स्ट ऐसे ही क्रिया, ऐसे हमारे जो कार्य हैं वो संचालित होते रहे। उसके बाद आगे जाकर 1973 में, हाँ 1973 में केशवानंद भारतीवाद आया था। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केशवानंद भारतीवाद, मार्च 1973 में, ठीक है, मार्च 1973 में। और यहाँ याद रखना होगा आपको, इम्पोर्टेंट है कि ये सबसे बड़ा मुकदमा था, सबसे बड़ा मुकदमा था। सबसे बड़ा मुकदमा कैसे था? इस मुकदमे में कुल 13 जजों की बेंच जो है वो बैठी थी। 13 जजों की बेंच जो है वो बैठी थी, इसलिए सबसे बड़ा मुकदमा था। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद। इसमें किस बात पर बहस हुई? इन्होंने कहा जब भी संविधान की भाषा अस्पष्ट होती है, जब भी संविधान की भाषा, जब भी संविधान की भाषा अस्पष्ट होती है, स्पष्ट होती है, तब प्रस्तावना सहायता प्रदान करते हैं। मान लीजिए ऐसी कोई भी चीज़ है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन उसका उल्लेख प्रस्तावना में होता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या मान लेता है? वो संविधान में सम्मिलित है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी संविधान की भाषा इस अस्पष्ट होगी तब प्रस्तावना सहायक सिद्ध होती है। जब प्रस्तावना सहायक सिद्ध होती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ निर्णय क्या आया? अतः प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। संविधान का अंग है, ठीक है। कब? 1973 में, मार्च 1973 में क्या कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वाद है, के बाद जो हमारा वाद आया, वाद, ठीक है, और बहस और निर्णय, ठीक है। फिर आता है लास्ट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, बॉम्बई बात। बॉम्बई बात, इस पर भी क्या, किस बात पर बहस होती है? देखिए, जब केशवानंद भारतीवाद आया उसी के बाद बॉम्बई बात आया, क्योंकि केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा गया है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है। अब जब प्रस्तावना संविधान का अंग है तो अगला सवाल क्या उठेगा? क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो जब प्रस्तावना में संशोधन कर दिया गया था उसके बाद ये बात आया था, बॉम्बई बात। तो इसमें किस बात पर बहस हुई कि जब भी संविधान की भाषा अस्पष्ट होती है, जब भी संविधान की भाषा अस्पष्ट होती है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पीछे लिखाई हुआ है, जब हमने केशवानंद भारतीवाद किया है उसमें ये लिखा ही है कि जब भी संविधान की भाषा अस्पष्ट होती है तो प्रस्तावना क्या होती है? सहायक सिद्ध होती है। प्रस्तावना सहायक सिद्ध होती है। अतः प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है, में
संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है। तो 1919 सबसे पहले 1960 में 1960 में बेरूवादीवाद आया। उसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना हमारे संविधान के जो निर्माता हैं उनके केवल विचारों को प्रकट करती है, ना तो हमें शक्ति देती है ना ही हमें शक्ति देती है। तो जब ना शक्ति देती है ना शक्ति लेती है तो फिर ये संविधान का अंग नहीं होगी, मतलब प्रस्तावना संविधान में सम्मिलित नहीं है। उसके बाद मार्च 73 में केशवानंद भारतीयवाद आता है। उसमें क्या कहते हैं, कहा गया कि जब भी संविधान की भाषा अस्पष्ट होती है तब प्रस्तावना क्या होती है, सहायक सिद्ध होती है। इसलिए प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है। उसके बाद आता है बम्बईवाद। उसमें भी क्या किस बात पर बहस हुई कि भाषा जब भी संविधान की क्या होगी, अस्पष्ट होगी, तब प्रस्तावना क्या होगी, सहायक सिद्ध होगी। और जब प्रस्तावना में सहायक सिद्ध होती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सॉरी संशोधन नहीं हो गया, प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का अंग है। अंग है। ठीक है, संशोधन वाला हम टॉपिक नेक्स्ट बढ़ रहे होंगे, हमारा अगला टॉपिक ही नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। लास्ट में हम एक बार क्लास जब पूरी कर लेंगे तो उसके बाद एक बार रिवाइज करेंगे सारी चीज़ों को, तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। फिर हमारा टॉपिक नेक्स्ट जो था, पहला जो टॉपिक है वो है क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। तो आइए इस पॉइंट को जानते हैं कि क्या हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। हालांकि आप सभी जानते होंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे प्रस्तावना में संशोधन किया गया है और 3 शब्द जो हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। लेकिन हम यहाँ जानते हैं, देखिए सबसे पहले जो था अपीलार्थी, जिसने अपील की थी उसे क्या कहते हैं, अपीलार्थी कहते हैं। अपीलार्थी क्या कह रहा था कि भाई प्रस्तावना में संविधान का मूल ढांचा निहित है। मूल ढांचा का मतलब हमारे संविधान निर्माताओं के विचार निहित है। जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में प्रस्तावना में संविधान का मूल ढांचा निहित है। मूल ढांचा निहित है, अतः प्रस्तावना में संशोधन संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो जो अपीलार्थी था वो क्या कह रहा था, भाई जो प्रस्तावना है वो उसमें संविधान का मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर निहित है, इसलिए प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सरकारी पक्ष था वो क्या कह रहा था, सरकारी पक्ष का क्या बयान था या सरकारी पक्ष का क्या तर्क था। सरकारी पक्ष सरकारी पक्ष कह रहा था प्रस्तावना संविधान का अंग है। हम पीछे पढ़ चुके हैं, प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान में सम्मिलित है, संविधान का अंग है। तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत, तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। भाई आप सभी लोग जानते होंगे आर्टिकल 368 के अंतर्गत कोई भी चीज़ अगर संविधान में सम्मिलित है तो हम 368 के क्या तहत क्या करते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं।
तो जो अपीलार्थी था वो कह रहा था भाई संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता हैं उनके विचारों के बारे में बताया गया, हम उनको बदल नहीं सकते। ठीक है, सम्मान करते हैं, करना चाहिए हमें तो उनका। जबकि सरकारी पक्ष क्या कह रहा था, भाई संविधान का अंग है, अगर संविधान में सम्मिलित है तो फिर आर्टिकल 368 के तहत संशोधनीय है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया? निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। डेट मीन्स आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई भी चीज़ संविधान का अंग है तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन आप जो भी संशोधन कर रहे हैं उससे मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो अब क्या हुआ भाई, आप संविधान में संशोधन कीजिए, संविधान का प्रस्तावना अंग है, सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल आप 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप संशोधन करेंगे उस उस संशोधन के द्वारा मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अब मूल ढांचा क्या होगा? मूल ढांचा क्या होगा? मूल ढांचा को परिभाषित, मूल ढांचा को परिभाषित समय समय पर न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। क्या क्या चीजें आप समझ गए यहाँ से? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भाई संविधान का प्रस्तावना अंग है, ठीक है, आप 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित ना हो, मूल ढांचे पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मूल ढांचा क्या है भाई, अब शब्द आएगा, हमारे मन में भी जो है विचार आएगा कि मूल ढांचा आखिर क्या है। तो मूल ढांचा क्या है, इसे तो समय समय पर न्यायालय परिभाषित करेगा, मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया। आपसे पूछा जाएगा मूल ढांचे की संकल्पना किस बात के अंतर्गत आई थी, तो आप याद रखेंगे मूल ढांचे की जो संकल्पना है, मूल ढांचे की जो संकल्पना है वो मार्च 1973 केशवानंद भारतीवाद के बाद आई थी, केशवानंद भारतीवाद के बाद आई थी। नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लगातार हमारी वीडियो को देखते रहें, अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जो जितनी भी वीडियोस हैं उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए हमारे अब दो टर्मोलॉजी आती हैं। पहली, जो पहली टर्मोलॉजी है वो है लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। ठीक है, और दूसरी जो है हमारी अलिखित, अलिखित संविधान। ठीक है, अब जानेंगे लिखित संविधान क्या होता है या अलिखित संविधान है वो क्या होता है, हम जानेंगे इस। ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले लिखित संविधान को। देखिए जिस संविधान के निर्माण के लिए, जिस मैं यहाँ पर संविधान को शीर्षक प्रदर्शित करूंगा, जिस संविधान के निर्माण के लिए सीए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली संविधान सभा का निर्माण किया गया हो, निर्माण किया गया हो, वो संविधान क्या कहलाता है? वो संविधान लिखित संबंधित संविधान कहलाता है। ठीक है, फिर बात करें अलिखित संविधान की, तो जिस संविधान के निर्माण के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण नहीं किया गया हो,
नहीं किया गया हो वो संविधान क्या कहलाता है? अलिखित संविधान कहलाता है। आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि लिखित संविधान क्या है। तो जिस संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा, यहाँ मैं लिख देता हूँ संविधान संविधान सभा संविधान सभा, और यहाँ लिख देता हूँ संविधान सभा। अ, ठीक है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? संविधान लिखेंगे। तो मैं एक बार पुनः बता दूं, आपसे पूछा जाएगा कि लिखित संविधान कौन सा होता है। तो जिस संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया हो वो संविधान लिखित संविधान कहलाता है। जबकि जिस संविधान के निर्माण के संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया हो वो अलिखित संविधान कहलाता है। बात करते हैं भारत के बारे में। भारत के बारे में बात करते हैं भारत के बारे में। तो भारत का लिखित संविधान है। क्यों लिखित संविधान है? क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण किया था, संविधान सभा का निर्माण किया था, और हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित लिखित संविधान है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या समझेंगे कि हम बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में। तो भारत का जो संविधान है, सी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्यों लिखे थे? क्योंकि हमने संविधान सभा का निर्माण किया था। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जितना भी दुनिया में जितने भी वर्ल्ड में पूरे जो संविधान है उनमें हमारा भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था लोकतंत्र, उसी के अंतर्गत सम्मिलित टॉपिक है, सब टॉपिक है उसका। जो लोकतंत्र है, कल हमने पढ़ा था लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में कल हमने अध्ययन किया था। देखिए, लोकतंत्र जो होता है मूलतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दूसरा क्या होता है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। आइए देखिए, जो लोकतंत्र है हमने आपको बताया कि दो प्रकार का है, एक तो डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट। अब जानते हैं डायरेक्ट लोकतंत्र क्या है, इनडायरेक्ट लोकतंत्र क्या है, साथ ही साथ जानेंगे भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की दो शर्तें हैं। इन दोनों की दो शर्तें हैं, दो शर्तें हैं। बात करें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तो जनता द्वारा जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन। ठीक है, पहली शर्त क्या होगी? प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा तो जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे। जबकि दूसरा शर्त क्या है कि जो प्रतिनिधि हैं चुने गए, प्रतिनिधि, प्रतिनिधियों पर प्रतिनिधियों पर प्रतिनिधियों का नियंत्रण, प्रतिनिधियों पर जनता का नियंत्रण। अगर ये दो शर्त पूरा करती है वो डेमोक्रेसी, वो लोकतंत्र ये दो शर्तें पूरे करता है तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। सबसे पहले क्या होगा कि जनता के द्वारा जो चुने गए हैं हमारे प्रतिनिधि, उनके द्वारा शासन किया जाएगा, तथा जो प्रतिनिधि हैं उन पर जनता का क्या होगा? नियंत्रण होगा। अगर इस प्रकार की शर्तें पूरी करता है तो वो लोकतंत्र क्या कहलाता है? वो लोकतंत्र कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। जनता द्वारा, इसकी पहली शर्त क्या है? जनता द्वारा चुने हुए चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन, द्वारा शासन, तथा प्रतिनिधि पर प्रतिनिधियों का नियंत्रण, प्रतिनिधियों का नियंत्रण। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें
जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन तो जरूर किया जाएगा, परंतु जो हमारा प्रतिनिधि होगा उस पर नियंत्रण किसका होगा? प्रतिनिधियों का होगा, ना कि जनता का होगा। और भारत समेत लगभग सभी देशों में कैसा लोकतंत्र है? भारत समेत लगभग सभी देशों में, भारत प्लस लगभग सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। राष्ट्रपति हमारे यहाँ हमारे प्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा उनका चुनाव नहीं किया जाता। हम किनका चुनाव करते हैं? हम विधायकों का चुनाव करते हैं, तो हम अपने प्रतिनिधि सुनते हैं। लेकिन जो हमारा प्रतिनिधि है उस पर नियंत्रण किसका होता है? प्रतिनिधियों का होता है, ना कि हमारा। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति, इनका चुनाव नहीं होता, याद रखिए। ये सांसद का चुनाव लड़ते हैं, वही उनमें से जो है वो एक नेता होता है, बहुमत दल का नेता, उसे ही हम क्या बनाते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर पर जनता का नियंत्रण नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि जो लोकसभा है, जो कार्यपालिका है या जो मंत्री परिषद है, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगर लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं होता तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो अगर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा शासन हो रहा है, पहली शर्त ये है। और दूसरी शर्त क्या है? जनता का ही नियंत्रण हो। जब हमारा मन होगा तब हम प्राइम मिनिस्टर को उसके पद से हटा देंगे, या जब हमारा मन होगा तो हम राष्ट्रपति को अपने पद से हटा देंगे। तो ये क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। ये लगभग एक क्या है? एक संकल्पना है, याद रखिए। किसी भी देश में ऐसी नहीं पाई जाती हैं चीज़ें। भारत में क्या है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत क्या, लगभग सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम अपने प्रतिनिधियों के चुनते हैं, प्रतिनिधि हमारे प्रतिनिधि को चुनते हैं, और प्रतिनिधि पर नियंत्रण किसका होता है? प्रतिनिधियों का, ना कि हमारा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। एक इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है, यहाँ मैं आगे लिखता हूँ। भारत में भारत में भारत में अप्रत्यक्ष, अभी हम पढ़ चुके हैं, अप्रत्यक्ष लिखित संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र है। आपको याद रखना है, भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष है, लिखित है, और कैसा है? संसदीय लोकतंत्र है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। संसदीय हो सकता है आपका लोकतंत्र जो है वो संसदीय हो, या हो सकता है आपका लोकतंत्र क्या हो? अध्यक्षीय हो। ये आपको सिर्फ समझना है, लिखने की जरूरत नहीं है। बात करें भारत में, तो भारत में जो है वो ये है, और अमेरिका की बात करें तो यूएसए है। क्या अंतर होता है संसदीय और अध्यक्षीय लोकतंत्र में? तो सबसे पहले बात करें संसदीय लोकतंत्र के बारे में। तो जो संसदीय लोकतंत्र होता है, इसमें कार्यपालिका जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद। ठीक है, जबकि यहाँ मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्री परिषद या कार्यपालिका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यहाँ मंत्री परिषद, हमारे यहाँ क्या होती है? जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा में उसे जवाब देने होते हैं। ठीक है, जबकि यूएसए जैसे देशों में क्या है, जहाँ अध्यक्षीय लोकतंत्र पाया जाता है, वहाँ कार्यपालिका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। बात करें दूसरे अंतर के बारे में, तो संसदीय जो लोकतंत्र है उसमें कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय होता है, जबकि अध्यक्षीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और कार्यपालिका और विधायिका उसमें विभेदन पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ जो शासन का प्रमुख होता है संसदीय लोकतंत्र में, ठीक है, वो कौन होता है? राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है संसदीय लोकतंत्र में, और यहाँ क्या होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। मतलब यहाँ सारे डिसीजन किसके द्वारा लिए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति कैसा है? नाम मात्र का प्रमुख है। सारे कार्य अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। जब आगे हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे होंगे, प्रधानमंत्री को पढ़ रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कैसे राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का प्रमुख है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है। अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री के बराबर शक्तियाँ रखता है। डैट मीन्स हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल है राष्ट्रपति की अपेक्षा।
क्योंकि वो क्या है, वास्तविक प्रमुख है। राष्ट्रपति की शक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है या मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। ये सारी चीजें हम जब पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को तो तब जान रहे होंगे। लेकिन यहाँ आप याद रखेंगे भारत में अप्रत्यक्ष है, ठीक है, इनडायरेक्ट है, लिखित है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि हम जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाएंगे। प्रतिनिधियों पर नियंत्रण किसका होगा, प्रतिनिधियों का होगा। फिर लिखित क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी, जी बिल्कुल। हमारा जो अगला सेकंड टॉपिक होगा, अगले टॉपिक के बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ही होगा, तो हम जानेंगे कैसे संविधान सभा का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ संसदीय क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यपालिका मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा मैं आपको बताऊं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा भारत के संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुसूचियां। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, भारत के संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि अब कि हमारा जो पहला टॉपिक था वो क्या था कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है नहीं, हमने इसके बारे में अध्ययन किया। तो हमने कुछ बात पढ़े, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर हमने बहस के बारे में अध्ययन किया, उन पर क्या क्या चर्चा की गई। फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था, सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो सबसे पहला बात क्या था, 1960 में आया था बेरुवादीवाद, ठीक है। इसमें किस बात पर बहस हुई थी कि प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के केवल विचारों को प्रकट करती है, ना तो ये संविधान को शक्ति देती है और ना संविधान से शक्ति लेती है। तो जब ना ये शक्ति देती है और ना शक्ति देती है तो प्रस्तावना क्या है, हमारे संविधान का अंग नहीं है। तो यहाँ आपसे सवाल पूछा जाए 1950 से 1960 के बीच क्या प्रस्तावना संविधान का अंग थी, तो आपका क्या जवाब होगा, कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब बताइए कि 1950 से 1960 के बीच क्या प्रस्तावना संविधान का अंग थी। मैं आशा करूंगा इसका जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ये आपके लिए सवाल है आज का। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ 1960 से 1973 के बीच क्या प्रस्तावना संविधान का अंग थी। तो आप देख रहे होंगे भाई 1960 से 73 तक पहुंचे और 73 में क्या कह रहा है, संविधान का अंग नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, संविधान का अंग नहीं थी, संविधान का अंग नहीं थी। नेक्स्ट पर 1900 मार्च 1900 है। इस बात में किस बात पर बहस होती है कि जब भी संविधान की भाषा क्या है, अस्पष्ट होती है, तब क्या करती है प्रस्तावना, सहायता प्रदान करती है। इसलिए संविधान प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो फिर मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि 1973 से 1992, 1973 के बाद 1992 के बीच कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग थी। तो आप बिल्कुल पढ़ेंगे जाकर, हाँ भाई प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है। तो आप कहेंगे बिल्कुल अंग थी। अब मैं पूछूंगा 1973 से 2022 के बीच क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो आपका क्या जवाब होगा, जी बिल्कुल 1973 से तो प्रस्तावना संविधान का अंग हो गई है और 2022 तक क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और आगे भी क्या रहेगी, संविधान का अंग रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो लास्ट स्लाइड है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है केशवानंद भारतीवाद कब आया था, तो मार्च 1973 में आया था, आपको याद रखना है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है सबसे बड़ा मुकदमा था ये, 13 जजों की बेंच जो थी वो इस मुकदमे में बैठी थी, ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक था क्या प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं। तो जो अपीलार्थी था, जो अपील कर रहा था, उसका क्या कहना था कि प्रस्तावना में संविधान का मूल ढांचा निहित है। मूल ढांचा डेट मीन्स हमारे संविधान निर्माताओं के विचार निहित हैं, अतः प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात थी। लेकिन सरकारी पक्ष क्या कह रहा था, सरकारी पक्ष कह रहा था प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्योंकि प्रस्तावना कब से अंग है, 1973 से अंग है। तो इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं। तो सर फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्कुल सही बात है, निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का अंग है प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः आर्टिकल 368 के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जो आप संशोधन करेंगे उससे मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्रभावित नहीं होना चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हम पढ़ चुके हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कब आया था, पहले आपसे पूछेगा किस बात के अंतर्गत, तो 1973 केशवानंद भारती बात के अंतर्गत। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, समय समय पर न्यायालय के द्वारा परिभाषित किया जाएगा। इसका मतलब आप कोई भी कानून बनाकर लेकर जाइए, अगर वो भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रही है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, भाई ये मूल ढांचे को प्रभावित कर रही है। और अगर मूल ढांचे को प्रभावित करेगी तो फिर वो कानून क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक था लिखित संविधान कौन से होते हैं और अलिखित संविधान कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया, जिस संविधान के निर्माण के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा का निर्माण किया गया, वह क्या कहलाता है, लिखित संविधान कहलाता है। जबकि जिस संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन नहीं किया गया, वो संविधान क्या कहलाता है, अलिखित संविधान कहलाता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया, भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट हमने जाना लोकतंत्र के बारे में। मैंने आपको बताया लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट लोकतंत्र होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक अप्रत्यक्ष। अगर कोई भी लोकतंत्र प्रत्यक्ष है तो इसकी दो शर्तें होती हैं। कौन कौन सी दो शर्तें हैं, भाई जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाएगा, बिल्कुल हमारे यहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। फिर दूसरी शर्त क्या थी कि प्रतिनिधियों पर जनता का नियंत्रण होता है। क्या आपका राष्ट्रपति पर नियंत्रण है, आप राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर को आप उसके पद से हटा सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र कैसा हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रत्यक्ष के बारे में। तो इसकी भी दो शर्तें हैं। कौन कौन सी दो शर्तें हैं, पहला, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, ये तो दोनों कंडीशन दोनों में सेम है, तो ये हमारे यहाँ लागू हो जाती है। फिर प्रतिनिधियों पर प्रतिनिधियों का नियंत्रण होगा। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर है तो हमारे दो द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उस पर नियंत्रण किसका होगा, प्रतिनिधियों का होगा। जो हमारे प्रतिनिधि विधायक हमने चुने हैं, सांसद हमने चुने हैं, उनका नियंत्रण होगा। और राष्ट्रपति के चुनाव में यही पार्टिसिपेट भी करते हैं। राष्ट्रपति के जो चुनाव है वो हमारे द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है, संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया था, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मैं आपको बताऊंगा ये सिस्टम कौन सा होता है, किस प्रकार का होता है, जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे होंगे। यहाँ हमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में जानना है। तो भारत लगभग, मैंने यहाँ पे एक चीज और बताई कि भारत समेत लगभग सभी देशों में कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। फिर हमने नेक्स्ट बात की भारत में, मैंने आपको फिर इम्पोर्टेंट नोट बताया कि भारत में अप्रत्यक्ष है, बिल्कुल सही बात है, मैंने पीछे आपको बता दिया। लिखित है, बिल्कुल लिखित है। और संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय और अध्यक्ष में क्या अंतर होता है, संसदीय में जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि अध्यक्षीय में राष्ट्रपति क्या होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। हाँ, सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं, ना कि प्रधानमंत्री के पास। कहीं कहीं तो आपको प्रधानमंत्री का पद भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो नाम मात्र का प्रमुख होगा वहां पर। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट बात की भारत में अप्रत्यक्ष, लिखित एवं संसदीय लोकतंत्र, ये मैं आपको बता चुका। साथ ही साथ मैंने आपको बताया अध्यक्षीय अगर होगा तो इसमें कार्यपालिका या मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी अगर संसदीय लोकतंत्र है। जबकि अध्यक्षीय लोकतंत्र है तो यहाँ मंत्री परिषद और कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। फिर मैंने आपको बताया हमारा जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा वो होगा भारत के संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम डिटेल में अगली क्लास में इसके बारे में जानेंगे, सारी चीज़ों के बारे में। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची हैं। कौन कौन से चार जो अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, साथ ही साथ कौन कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से उन अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में जान रहे होंगे। तो आपकी कोई भी सुझाव हो या आपकी कोई भी शिकायत हो हमारी क्लास से रिलेटेड, बेसिकली मैं आपको बताऊं पॉलिटी की क्लास से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उन पर सुधार करने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ग्रेड पाठशाला को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।